मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मुंबई के बारे में तो भली भांति जानते होंगे। ये शहर सिर्फ सपनों से नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले के हौसलों से चलता है। यहाँ हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है, इस भीड़ भाड़ वाले शहर में अक्सर इंसान की कीमत उसके जूतों, उसकी मांगी कारी और उसके बैंक बैलेंस से आकी जाती है। इसी मुंबई के सबसे आलीशान इलाकों में खड़ा था एक भव्य कॉलेज, रॉयल सिटी कॉलेज। ऊंचे ऊंचे लोहे के गेट, शीशे की तरह चमकती इमारतें और गेट के बाहर कतार में खड़ी दुनिया की सबसे मांगी कारें। यह कॉलेज पढ़ाई के लिए कम और रईसों के रुतबे के लिए ज्यादा जाना जाता था। यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चे शिक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी हैसियत की नुमाइश करने आते थे। सुबह का वक्त था। कॉलेज के गेट पर हमेशा की तरह हलचल थी। BMW, एडियो और मैक्रोडेस जैसी गाड़ियों से उतरते छात्र अपनी अपनी शान दिखा रहे थे। तभी इस चमक तमक वाली भीड़ के बीच एक पुरानी सरकारी बस आकर रुकती है। बस से उतरकर एक लड़का साधारण कपड़े, कंधे पर एक पुराना बैग और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसका नाम था आदित्य वर्मा। उसने एक पल के लिए कॉलेज के गेट की ओर देखा, लंबी सांस ली और अंदर चल दिए। एडमिशन काउंटर पर एसी की हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, लेकिन वहां बैठे लोगों की नजरों में बड़ी कड़वाहट थी। क्लर्क ने फाइल देखते हुए पूछा, नाम क्या है? फीस की रसीद दिखाओ। आदित्य ने शांति से जवाब दिया, सर, मेरा नाम आदित्य वर्मा है और मेरा एक एडमिशन स्कॉलरशिप के आधार पर हुआ है। इतना सुनते ही क्लर्क ने सिर उठाया और आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। स्कॉलरशिप? क्लर्क की आवाज में एक अजीब सा तंज था। तभी पीछे खड़ी एक लड़की जोर से हंस पड़ी। वो कोई आम लड़की नहीं थी। लंबे रेशमी बाल, ब्रांडेड कपड़े और आंखें में खुद की दुनिया से ऊपर समझने का गहरा अहंकार। वो थी ईशा मल्होत्रा। इस कॉलेज में उसका नाम एक ब्रांड की तरह चलता था। ईशा ने अपनी सहेली की ओर देखते हुए चुटकी ली। लगता है बेचारा गलत पते पर आ गया है। दोनों ने जोर जोर से हंसने लगी। आदित्य ने सब सुना, लेकिन उसने पलटकर कुछ कहा नहीं। क्लास का कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ छात्रों के दिल में कोई जगह नहीं थी। जैसे आदित्य ने कदम रखा, सबकी नजरें उसके जूते पर टिक गई। फुसफुसाहटें होने लगी, यह स्कॉलरशिप वाला यहाँ क्या कर रहा है? ईशा पहली बेंच पर बैठी थी। उसने मुड़कर आदित्य को देखा और नफरत से बोली, ये यहाँ क्यों बैठा है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। जब प्रोफेसर ने पूछा, क्या परेशानी है, तो ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, हमारे कॉलेज का एक लेवल है, हर कोई यहाँ फिट नहीं होता। पूरी क्लास ठहाके से गूंज उठी। आदित्य ने बिना एक शब्द बोले अपनी किताबें उठाई और सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। ईशा की आंखें में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो आदित्य को हर दिन उसकी औकात याद दिलाएगी। दोपहर के लंच ब्रेक में यही सिलसिला जारी रहा। आदित्य ने अपनी खाने की ट्रे लेकर कोने में बैठने ही वाला था कि ईशा वहां पहुंच गई। उसने कुर्सी खींच ली और बोली, ये सीट रिजर्व है। आदित्य ने देखा कि आसपास बहुत सी सीटें खाली थी, फिर भी उसने शांत रहकर कहा, ठीक है। पीछे से ईशा की हंसी गूंजी। स्कॉलरशिप वालों को अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। रात के समय जब हॉस्टल का कमरा शांत था, आदित्य ने अपना लैपटॉप खोला। उसने पासवर्ड डाला और एक फाइल खुली जिस पर लिखा था, रॉयल सिटी कॉलेज ट्रस्ट ओनरशिप। उसने कुछ देर उसे देखा, फिर फाइल बंद कर दी। खिड़की से बाहर मुंबई की जगमगाती रोशनी को देखते हुए उसने धीमे से कहा, अभी नहीं आदित्य, थोड़ा और सहना है। हर बीतते दिन के साथ ईशा का अत्याचार बढ़ता गया। ईशा सिर्फ एक छात्रा नहीं, उस कॉलेज पर राज चलाती थी। प्रोफेसर भी उसे सवाल नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिता ट्रस्ट बोर्ड में जो थे, वैसा ताकत और घमंड हमेशा साथ चलते थे उसके। उसे सबसे ज्यादा नफरत आदित्य की उसी चुप्पी से थी। एक दिन मैनेजमेंट की क्लास में जब प्रोफेसर ने एक मुश्किल केस स्टडी पूछी तो आदित्य ने हाथ उठाया। पूरी क्लास हैरान रह गई। ईशा ने तुरंत टोकते हुए कहा, सर, इसे मौका देना ठीक नहीं है, ये हमारे लेवल का नहीं है। प्रोफेसर झिझक और आदित्य ने चुपचाप अपना हाथ नीचे कर लिया।
ईसा को लगा कि वो जीत गई। अगले हफ्ते एक ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। ईसा ने अपने अमीर दोस्तों का ग्रुप बना लिया, लेकिन आदित्य को किसी ने अपने साथ नहीं लिया। प्रोफेसर ने जब पूछा, आदित्य तुम्हारा ग्रुप कहाँ है, तो ईसा बीच में ही बोल पड़ी, सर ये अकेले ही ठीक है, हम इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उस दिन आदित्य को समझ आ गया, कभी कभी ये सिस्टम भी घमंड के आगे घुटने टेक देता है। लेकिन अब ईसा को डर लगने लगा था। वो सोचती थी, ये लड़का टूटता क्यों नहीं, ये रोता क्यों नहीं, ये जवाब क्यों नहीं देता। इसी बेचैनी में उसने एक गहरी साजिश रची। अगली सुबह नोटिस बोर्ड पर एक पर्चा चिपकाया था, परीक्षा के नोट लीक होने की जांच संबंधित आदित्य वर्मा। पूरे कॉलेज में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, हमें तो पता था ये गरीब लोग अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए चोरी ही करेंगे। आदित्य को प्रोफेसर के ऑफिस बुलाया। तुम पर गंभीर आरोप है, प्रिंसिपल ने कहा। आदित्य ने बस इतना कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। बाहर खड़े ईसा के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उस रात आदित्य ने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ गया, कुछ तो गलत हुआ है मेरे बेटे के साथ। उन्होंने कहा, बेटा जब दुनिया तुझे तोड़ने की कोशिश करे तो तू और भी मजबूत बनना। जब जब दुनिया तुझे तोड़ने की कोशिश करे तब तब तुम और मजबूत बनते जाना। आदित्य ने जवाब दिया, माँ सब ठीक हो जाएगा। उसने फिर अपना लैपटॉप खोला, वही फाइल। अब वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा। प्रेजेंटेशन का दिन आया। ईसा का ग्रुप बहुत दिखावे के साथ स्टेज पर पहुंचा, लेकिन जब आदित्य की बारी आई तो पूरा हॉल शांत हो गया। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी रिसर्च और उसकी समझ ने सबको दंग कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, यह सब अब तक सबसे बेहतरीन एनालिसिस है। ईसा के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी थी। अब रॉयल गेस्ट की वो रात आ गई जिसका सबको इंतजार था। स्टेज पर एक खाली कुर्सी रखी थी कॉलेज के असली मालिक के लिए। ईसा को लग रहा था आज उसके पिता ही सब कुछ संभालेंगे। उसने आदित्य को फंसाने के लिए आईटी सेल में एक झूठी रिपोर्ट भी तैयार करवा दी थी। लेकिन जैसे मुख्य अतिथि की गाड़ी रुकी, सबकी सांसें थम गई। एक साधारण कपड़े में बुजुर्ग व्यक्ति उतरे, विक्रम वर्मा, जो इस साम्राज्य के असली मालिक थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन असली झटका तब लगा जब विक्रम वर्मा के पीछे पीछे वही साधारण कपड़े वाला लड़का आदित्य उतरा। हॉल में सन्नाटा छा गया। एंकर ने चकराते हुए पूछा, सर ये आपके साथ? विक्रम वर्मा ने माइक लिया और गर्व से कहा, ये मेरा बेटा है आदित्य वर्मा। ईसा का चेहरा सफेद पड़ गया। आदित्य स्टेज पर आया और सीधे ईसा की आंखों में देखकर बोला, मैंने एक साल यहाँ एक आम छात्र की तरह गुजारा ताकि देख सकूं क्या ये कॉलेज सच में इंसान बनाता है या सिर्फ खोखला घमंड। आदित्य ने अपने जेब से एक एक पेन ड्राइव निकाली और स्क्रीन पर सबूत चला दिए। डेटा लीक आदित्य ने नहीं बल्कि ईसा की सहेली के लैपटॉप से हुआ था। ईसा चिल्लाई, ये झूठ है, लेकिन उसके पिता चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। विक्रम वर्मा ने कहा, ईसा ताकत का मतलब दूसरे को कुचलना नहीं होता। विक्रम वर्मा ने वहीं सबको सामने फैसला सुनाया। ईसा मल्होत्रा को एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड किया जाता है और उन्हें उन बच्चों के बीच जाकर सेवा करनी होगी जिन्हें वो तुच्छ समझती थी। उस रात एक घमंड का अंत हुआ था। कुछ महीनों बाद ईसा कॉलेज लौटी। वो बदली हुई थी। वो लाइब्रेरी में आदित्य के पास गई और कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी आदित्य, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना जरूर चाहूंगी। अगर तुम उस दिन चुप ना रहते तो मैं कभी अपनी असलियत नहीं देख पाती। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुद को पहचान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, रॉयल सिटी कॉलेज जहां अब अमीरों नहीं इंसानियत पास होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? याद रखिएगा, आपकी पहचान आपके पैसे से नहीं बल्कि सोच और आपके व्यवहार से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नई कहानी को लेकर। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।